Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session for the RBI aspirants. देखिए दोस्तों, आरबीआई के पेपर में जो फेज 2 है उसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एंड आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है ना। और आज मतलब इतनी जल्दी मैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बारे में बात क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि ना तो अभी कोई नोटिफिकेशन है ना कुछ। देखिए, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एक प्रोसेस है ना। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लगता है कि बस मैं जो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बहुत इजीली कर पाऊंगा। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की आपको पहले बहुत सारी रियलिटी समझनी पड़ेगी, है ना। एंड तभी आप उसको इंप्रूव भी कर पाओगे। तो देयर आर सर्टेन गोल्डन रूल्स जो आपको फॉलो अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में इंप्रूवमेंट आएगा एंड यू विल डेफिनेटली अचीव बेटर देन दी अदर्स। तो वो क्या गोल्डन रूल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। इफ यू आर ए जेन्युइन आरबीआई एस्पिरेंट्स तो आपको एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप अड्डा 24/7 को डाउनलोड कर लो। यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट फॉर फ्री मिलता है। मोरोवर, अगर आप ऐप के थ्रू स्क्रीन पे दिए हुए कोड Y581 को यूज करते हो टू एनरोल आवर कोर्स तो आपको डिस्काउंट भी मैक्सिमम मिलता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज अ प्रोसेस। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता, है ना। ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि आपको बस एक फैक्ट बताना है, दैट्स इट। इट्स अ प्रोसेस। आपने फैक्ट लर्न कर लिया, वो 5 में से एक नहीं चुनना, यहां पे उसको प्रेजेंट करना है। तो उस प्रेजेंटेशन में टाइम लगता है, अटेम्प्ट्स लगते हैं, एफर्ट्स लगते हैं, है ना। कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि बस आप जाओगे और आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऐसे ही इंप्रूव हो जाएगा बस कि ये बस कंटेंट हो गया, नहीं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टेक्स टाइम, है ना। तो कोई इसके मन में मिथ, मतलब कोई इसके रिगार्डिंग आप मिथ मत रखना कि भाई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बस ऐसी कोई भी बता देगा, मैं इसकी टेस्ट सीरीज लगा लूंगा, मैं कोई मेरा आंसर इवेल्युएट करेगा एंड दैट्स इट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टेक्स टाइम एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टार्ट इट अर्ली, है ना। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, दूसरा, डिस्क्रिप्टिव को कई बार हम सब्जेक्टिव भी बोलते हैं, है ना। तो सब्जेक्टिव में परफेक्शन जैसा कुछ नहीं होता, परफेक्ट कुछ नहीं होता, ट्रस्ट मी। क्योंकि हर किसी का सब्जेक्टिविज्म, हर किसी का एक बायसनेस होता है ना। लेकिन एक परफेक्ट अप्रोच होती है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के रिगार्डिंग बहुत कुछ बताते हैं। मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता, बट आई वुड जस्ट लाइक टू से कि लोग इसको एब्सोल्यूटिज्म के तरह पे ट्रीट करते हैं। दे मोर ट्रीट इट लाइक ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स कि बस ऐसे लिखो। लाइक वो क्या बोला जाता है कि आपको इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, है ना, विदाउट गोइंग इनटू द फर्दर एनालिटिकल एस्पेक्ट। वो बस कहते हैं कि इस फॉर्मेट में लिख दो, हो जाएगा काम। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक अप्रोच है। ठीक है, सपोज आप किसी से आंसर इवेल्युएट कराते हो, वो आपको मार्क्स दे देता है हाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रियल एग्जाम में भी आपको हाई मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप कोई टेस्ट सीरीज लगा लेते हो, है ना। तो क्या होता है कि आपको वो परफेक्ट अप्रोच बिल्ड करनी होगी जिससे आपको हर बार अच्छे मार्क्स मिले। क्योंकि हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ आया था, आप उसको एज इट इज प्रेजेंट करा पाए, जो इवेल्युएटर था वो कहीं ना कहीं आपके आंसर को समझता था, उसने हाई मार्क्स दे दिए। जरूरी नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम चीज हो, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक अप्रोच होती है, एक मेथडोलॉजी होती है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है। अगर आप वो मेथडोलॉजी फॉलो करोगे तो धीरे 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 ऑटोमेटिकली आपके हर आंसर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल इज फॉलो द मेथडोलॉजी। अब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव भी तो आता है, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, 50 का डिस्क्रिप्टिव है। देखिए, ऑब्जेक्टिव में लगभग हर बच्चा स्कोर करता है जो फेज 2 में जाता है। रियरली वहां पे बहुत ज्यादा मार्क्स का डिफरेंस होता है। डिफरेंस रियल में कहाँ बनता है? वो बनता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से, है ना। और जो बच्चा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में एज ले लेगा वो डेफिनेटली आगे अगले राउंड में बहुत इजीली चला जाएगा, है ना। तो यू कैन नॉट इग्नोर दिस। तो अब हम इसी इसी एस्पेक्ट पे क्या है, हमारा थर्ड रूल है कि देखिए, बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो लोग इसको ट्रीट करते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ एक्सेप्शनल करना होगा, और जब तक आपको एक्सेप्शनल नहीं आता, है ना, आपको कुछ नहीं करना। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। देखिए, राइटिंग के लिए सबसे पहले, लिखने के लिए कुछ आना तो चाहिए, कंटेंट तो आना चाहिए ना। सबसे पहले आपको, सपोज मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज मोटिवेशन, है ना,
तो मोटिवेशन अगर आपने पढ़ा नहीं है तो यू कैन नॉट फ्रेम द आंसर। आपको क्या क्या मार्केटिंग गिमिक्स दिए जाते हैं कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, आपको एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, आपको ये पढ़ना चाहिए, आपको ओपिनियन फ्रेम करने आने चाहिए। ऑल दीज आर मार्केटिंग गिमिक्स। मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। पढ़ने चाहिए, लेकिन पहले क्या पढ़ो, पहले अपना कोर कंटेंट पढ़ो। जो सिलेबस की हेडिंग्स है ना, उन्हीं से क्वेश्चन बनता है यार। अब उठा के देखो, जैसे अगर हम मैनेजमेंट के चैप्टर के बारे में बात करें, तो मैनेजमेंट के आप देखो क्वेश्चन जो फ्रेम हुए हैं वो यही बने हैं, व्हाट इज कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के टाइप जो लिखे हुए हैं उन्हीं पे डिफरेंस बिटवीन दीज टू कम्युनिकेशन, व्हाट डिस्क्राइब बिग फाइव मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। भाई ये तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अपना कंटेंट प्रिपेयर करना है, अलग से कुछ नहीं करना। आप अगर अपना कंटेंट ही अलग मतलब ढंग से प्रिपेयर कर लोगे और आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऑटोमेटिकली फॉलो करोगे, तो ये जो ओपिनियन कहते हैं ना, ओपिनियन कहां से आता है? आपने जब न्यूज़पेपर पढ़ा तो वो आपका ओपिनियन नहीं था, वो किसी और का ओपिनियन था जो आपको समझ में आ गया बिकॉज़ आपकी थ्योरी तैयार थी, आपका कंटेंट तैयार था, है ना? तो भाई इन मार्केटिंग गिमिक्स में मत जाओ। फर्स्टली वर्क ऑन बेसिक्स, वर्क ऑन योर बेसिक कंटेंट। सीधी-सीधी बात है, जब तक आपको मोटिवेशन की डेफिनेशन नहीं पता, आप कुछ नहीं लिख पाओगे, आप कोई ओपिनियन नहीं दे पाओगे, कोई रियल एग्जांपल नहीं दे पाओगे। आपको बोला जाता है ना मैनेजमेंट में रियल एग्जांपल दो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सीधी-सीधी बात, फर्स्टली कंप्लीट योर कंटेंट। जैसे-जैसे आपका कंटेंट होता चला जाए, फॉर एग्जांपल आपने पहली थ्योरी पढ़ ली, नाउ अब उस थ्योरी को बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, कोई दिमाग नहीं लगाना। क्या होता है कि आपको बहुत सारे कि यार सर जब तक मैं एग्जांपल नहीं दूंगा मेरा आंसर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होगा, और मुझे एग्जांपल लिखने नहीं आते, तो मैं आंसर नहीं लिखता। देखो, पहले ही दिन क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो पहले दिन दौड़ना शुरू नहीं करता है। वो लड़खड़ाता है, वो साइड पकड़ता है, धीरे-धीरे 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन में वो चलना सीख जाता है। जब वो चलना सीख जाता है तो धीरे-धीरे दौड़ना भी शुरू कर देता है, गिरता भी है, उठता है, भागता है, एंड पैरों में जब मजबूती आ जाती है ना, फिर वो दौड़ना शुरू कर देता है। तो सेम इज द प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। शुरू में सिर्फ पहले कंटेंट पढ़ो, देन उसको लिखो। कोई आपको कहते हैं ना, देखो एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है साइंस और एक होता है आर्ट्स। साइंस इज बेसिकली नथिंग, आपका कंटेंट। क्योंकि साइंस क्या है, कंटेंट फिक्स है, साइंस फिक्स है, कंटेंट फिक्स होता है। आर्ट्स, आर्ट्स क्या होती है, एक इनोवेटिव एस्पेक्ट, कि कितने अच्छे से आप आंसर अपने आंसर्स को सुंदर बना सकते हो, एक फ्लो में डाल सकते हो, रियल एग्जांपल डाल सकते हो, है ना? कोई फैक्ट्स कोट कर सकते हो, कोटेशन डाल सकते हो, है ना, किसी के फेमस कोट्स वगैरह, वो उसे बोलते हैं हम आर्ट्स। ठीक है, लेकिन आर्ट्स बाद में आती है। फर्स्टली सबसे इंपॉर्टेंट साइंस आता है। ठीक है, वर्क ऑन साइंस। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे, तो फिर आपको पता लगेगा कि आर्ट्स ऑटोमेटिकली वहां पे एड ऑन हो जाती है। देखो, जब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो कोई एग्जाम्पल देना मुश्किल नहीं हो जाता, कोई रिपोर्ट कोट करना मुश्किल नहीं होता। वो तभी तक मुश्किल है जब तक चीजें आपको समझ नहीं आ रही। लेकिन हमारे दिमाग में मार्केटिंग गिमिक डाला जाता है कि आओ मेरी टेस्ट सीरीज लगाओ, अपनी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इंप्रूव करो। कुछ नहीं है, फर्जी है। सिंपल सा बात है। मैं मेरे लिए नहीं, मैं जनरली बता रहा हूं कि आपको कोई जरूरत नहीं है मेरा कोर्स करने की। मैं सिंपल आपको बता रहा हूं कि अगर आप सिंपल चैट जीपीटी का भी यूज करोगे, देखियो चैट जीपीटी के साथ प्रॉब्लम यह है कि वहां पे प्रॉम्प्ट आपका सही होना चाहिए। आप एक जनरल सा प्रॉम्प्ट दे दोगे ना, तो वो गलत इवेल्युएशन भी दे देगा, गलत कंटेंट भी दे सकता है ना? उसके साथ प्रॉब्लम ये है। तो एआई का यूज करना अगर आपको आता है, तो फिर तो आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, ट्रस्ट मी, है ना? या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप एक काम भी कर सकते हो, आप जो भी आंसर लिखो, कहते हैं ना कि सर मुझे खुद का आंसर पता ही नहीं चलता कैसे लिखना है, आप सिर्फ एक आंसर लिखो कुछ दिन। मंडे को आपने आंसर लिखा, ट्यूसडे को आंसर लिखा, वेडनेसडे को आंसर लिखा, थर्सडे को आंसर लिखा। अब थर्सडे जब आ गया, तो आप मंडे वाला आंसर इवेल्युएट करो। फ्राइडे जब आए तो ट्यूसडे वाला आंसर इवेल्युएट करो। इससे क्या होगा, आप जब अपना आंसर दोबारा देखोगे तो आपको खुद कमियां दिखने लगेंगी, खुद खुद चीजें रिफ्लेक्ट होने लगेगी। अगर आप इमीडिएट अपना आंसर इवेल्युएट करोगे ना, तो आपको उसमें ग्रामर की एरर भी नहीं दिखेगी, क्योंकि हमारा दिमाग क्या होता है, हमने अभी अभी टाइप किया है ना? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैंने डीडब्ल्यू लिख दिया, अब मेरे लिए ये क्या है, मेरे लिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है ना? लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी जो लाइव देखेंगे, यार सर ये डीडब्ल्यू क्या लिख रखा है। दैट इज हाउ आवर ब्रेन ट्रिक्स अस।
है ना? तो इमीडिएटली उसको नहीं देखना। जब आपका ब्रेन न्यूट्रलाइज हो जाएगा 2 3 4 दिन के बाद जब आप देखोगे, तब आपको अपनी कमियां ऑटोमेटिकली दिखेगी। किसी टीचर, किसी मेंटर की जरूरत ही नहीं है। आप रीड करोगे, मजा नहीं आ रहा यार, और इंप्रूवमेंट हो सकता था, है ना? यार डेफिनेशन ही क्लियर नहीं हो रही, क्या लिखा है यार मैंने। तो दिस इज हाउ यू कैन इंप्रूव विदाउट एनी टीचर। ठीक है, बट फर्स्टली कंसेप्ट पे कमांड होनी चाहिए, कंटेंट पे कमांड होनी चाहिए। ठीक है, जब कंटेंट पे कमांड हो जाए तो ब्रिंग इन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सोचा कि मैं 3-4 आंसर लिख लेता हूं, दैट्स इट। नहीं 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 नहीं। जब आप पहले दिन आंसर लिखोगे तो ट्रस्ट मी, आप देखिए आइडियली क्या है कि आरबीआई में आपको 90 मिनट के अंदर 4 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन 600 वर्ड्स के हैं, 2 क्वेश्चन 400 वर्ड्स के हैं, और आप ये नंबर टच भी नहीं कर पाओगे। नहीं टच कर सकते, प्रैक्टिकली यू कैन नॉट डू सो। और मैं इतने सालों से फॉलो करता आ रहा हूं इस एग्जाम को। मैं बच्चों से कहता हूं, यू डू नॉट हैव टू लुक इनटू द वर्ड लिमिट, आप बस एक अच्छा आंसर लिखो। योर आंसर शुड फॉलो द क्वालिटी देन क्वांटिटी। ठीक है, एंड मुझे आज भी इस बात को कहने से कोई गुरेज नहीं, और बच्चों ने स्कोर भी किया है। ठीक है, तो कमिंग बैक, क्या है कि यार देखो, कंसिस्टेंसी अगर आपकी प्रिपरेशन में रहेगी, आप ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं कहता आप डेली आंसर लिखो, ठीक है, लेकिन आप डिसाइड करो मैं हर 3 दिन, हर 4 दिन, हर हफ्ते में सिर्फ एक आंसर लिखूंगा। ठीक है, क्या होगा उस कंसिस्टेंसी से? सपोज आप पहले दिन एक आंसर लिखोगे, आप 40-50 मिनट में लिखोगे। दूसरा आंसर जब आप लिखोगे तो हो सकता है आपको 40-50 मिनट लगे, या कंटेंट अगर ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं है तो और भी टाइम लग सकता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस धीरे धीरे कंसिस्टेंसी में जब आप टाइम फैक्टर एनग्रेन करोगे, तो आपका ऑटोमेटिकली टाइम कम होता चला जाएगा, भले ही आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाए। है ना? तो कंसिस्टेंसी की एडवांटेज ये होती है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वर्ड लिमिट की और टाइमिंग की, है ना, वो धीरे धीरे मैच अप होने लगती है। पहली बार अगर मैं आपसे कहूं 15 मिनट में आप 100 वर्ड लिख दो, आप नहीं लिख सकते पहले दिन, भले ही आप टॉपिक रट के आए हो। है ना? यू नीड कंसिस्टेंसी। हाथ ही नहीं चलते घड़ी देख के शुरुआत के 3 मिनट तो। ठीक है, तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो आपको कंसिस्टेंसी लेके आनी पड़ेगी। आप एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड करो कि भाई मैं वीकली एक आंसर लिखूंगा, मैं 3 दिन 4 दिन, चलो 15 दिन में एक आंसर लिखूंगा अभी के लिए, लेकिन लिखो। 15 दिन एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है, तो मैं ये कहूंगा कि यार एटलीस्ट वीकली फ्रीक्वेंसी तो रखो। है ना? और बहुत बड़ी बात आपको फॉलो नहीं करनी। दूसरा, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन के लिए ये टेक्निक, देखो, आंसर जब आपने लिखा तो उसको इवेल्युएट जरूर करो। जैसे हम आपको मॉक्स जब आप देते हो ना, जैसे फेज 1 क्यूआरई वगैरह के, हम आपसे क्या कहते हैं, एक बार रिवर्स इंजीनियरिंग जरूर करो कि देखो क्वेश्चन सही हुए तो क्या आपका मेथड सही था, क्या कोई और क्विक मेथड हो सकता था, क्या ये क्वेश्चन अगर स्किप करके दूसरा क्वेश्चन चूज करते तो उससे क्या होता है, आपके अटेम्प्ट्स इंप्रूव होते हैं, आपके कहते हैं ना, एक बेहतर अप्रोच, एक बेहतर स्ट्रेटेजी मिल पाती है। सिमिलरली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी आंसर इवेल्युएट करना जरूरी है। अब इवेल्युएशन में जब हमें खुद ही नहीं पता, है ना, कि मेरा कंटेंट सही है या नहीं है, क्योंकि शुरुआत में कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो आप इवेल्युएशन के लिए या तो किसी मेंटोर की हेल्प ले सकते हो, या फिर चैट जीपीटी वगैरह से भी आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट करवा सकते हो कि भाई मुझे बताओ इस आंसर को, अगर आपको रेट करना होता तो 10 में से कितना देते, क्या मेरे इसमें ग्रामेटिकल एरर्स हैं, कंटेंट में और इंप्रूवमेंट में क्या कर सकता था। तो ये सारा फीडबैक आप ले सकते हो, उस फीडबैक को अपने अंदर एनग्रेन करो और अपनी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को इंप्रूव करो। ठीक है, अब लेकिन एक चीज है दोस्तों, कि कई बार क्या होता है ना, इतने सारे एफर्ट्स नहीं हो पाते, क्योंकि कंटेंट भी प्रिपेयर करना है, इतने सारे सब्जेक्ट्स भी हैं, है ना, और तो क्या होता है, हमारी या तो कंसिस्टेंसी टूट जाती है, या हमें सही कंटेंट में ही प्रॉब्लम आती है, हमें मेथोडोलॉजी का नहीं पता चलता। और देखो कई बार क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, है ना, ऑनेस्टली मार्केटिंग गिमिक्स तो बहुत है, लेकिन अगर मैं बात करूं, हर सब्जेक्ट की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। और ये मैं नहीं कहता, ये आरबीआई कहता है, और जो लोग यहाँ पे तैयारी करा रहे हैं उन्हें खुद कई बार नहीं पता होता कि क्या सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस की क्या रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, इकोनॉमी की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से आंसर को किस पर्सपेक्टिव से चेक किया जाता है, इवेल्युएटर किस तरह से चेक करता है, वो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। तो एज ए स्टूडेंट आपको तो क्या ही पता होगा। ठीक है, तो कई बार उस चीज के लिए यू नीड अ काइंड ऑफ अ जेन्युइन मेंटर, एक डेडिकेटेड मेंटोर की जरूरत पड़ जाती है। तो देखो, अगर आपको लगता है कि हम एक आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, हम एक वो मेंटोर हो सकते हैं, मैं अपनी बारे में नहीं कह रहा, आपको जो भी ठीक लगता है आप उसको फॉलो करो, जो भी आपको मेंटोर ठीक लगता है, तो गेट योर इवेल्युएशन डन फ्रॉम देयर।
और अगर आपको लगता है कि मैं एक सही मेंटोर हो सकता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। मेरे फ्री टेलीग्राम सोशल मीडियाज़ के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, है ना? नहीं तो हमारे पेड कोर्स भी है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको चाहिए प्रॉपर मेथोडोलॉजी, कंटेंट, ठीक है? यू नीड कंसिस्टेंसी, यू नीड डायरेक्ट इवैल्यूएशन, लाइव एनवायरनमेंट में आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करना चाहते हो, तो भैया उसका वन सिंपल कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन, और वन नहीं, मैं आपको 2 कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन यहाँ पे दूँगा। वो कौन-कौन से सॉल्यूशंस हैं? ठीक है? पहला कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन है हमारा आरबीआई का फाउंडेशन बैच दोस्तों। वो आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? आप हमारी वेबसाइट पे आओगे, बैंकिंग एग्जाम्स नहीं सॉरी हाँ, बैंकिंग एग्जाम रेगुलेटरी बॉडीज में आओगे तो आरबीआई ग्रेड बी ये सेक्शन दिखेगा, ठीक है? इसमें हमारा ये आरबीआई फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कराई जाएगी, ठीक है? और बाकी सारा सब्जेक्ट तो होंगे ही, मतलब कंटेंट तो आपको मिलेगा और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली आपको कराई जाएगी। मैं खुद यहाँ पे आपको वीकली क्लासेस प्रोवाइड कराऊँगा टिल द एग्जामिनेशन, और उनकी फ्रीक्वेंसी अभी के लिए वीकली रहने वाली है, आगे चल के वो बढ़ भी जाती है। जैसे-जैसे हमारा नोटिफिकेशन आता है उसके बाद उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ भी जाती है। डेली क्लासेस भी होती हैं। जैसे इस बार हमने किया था 2026 में। लाइव क्लास के अंदर मैं आपको पूरा मौका कराया था इस बार। ऐसे ही मैं आपको आगे भी कराता रहूँगा टाइम टू टाइम, ठीक है? क्योंकि हमारी आदत है कि यार देखो, बच्चे को बिना बात में सिर्फ कोर्स महँगा कर दो और क्वालिटी के नाम पे बस वही चीज़ें जो पिछली बार था, इस बार भी वही दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। वी ट्राई टू इम्प्रूव आवर क्वालिटी अलोंग विद क्वांटिटी, है ना? तो ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, आप इसमें चाहो तो एनरोल कर सकते हो। अभी यहाँ पे क्लासेस जस्ट स्टार्ट ही हुई हैं। नहीं तो अगर आप सिर्फ एफएम प्रिपेयर करना चाहते हो, फाइनेंस मैनेजमेंट, तो मेरा यहाँ पे एक फिनमंत्रा बैच भी है, ठीक है? इसमें आप एनरोल कर सकते हो। इसमें फाइनेंस मैनेजमेंट, अकाउंट्स और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एज़ अ सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे आपको मिलेगा। और यहाँ पे जो मैंने आपको बोला, वीकली क्लासेस फॉर कंसिस्टेंसी, कंटेंट आपको मिलेगा एफएम का, इवैल्यूएशन मिलेगा मेरा। सो दैट इज़ द थिंग, है ना? तो आप चाहो तो इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हो। और अभी जो है यहाँ पे प्राइस ड्रॉप भी चल रहा है, तो जब भी आप वीडियो के सामने आए, आपके सामने, तो हो सकता है ये सेल हो या ना हो, बट कोई ना कोई सेल तो चल ही रही होगी। तो आप कोड यूज़ कर सकते हो Y581, है ना? यहाँ पे आपको आरबीआई मंत्रा बैच भी दिखेगा, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। दिस इज ओनली फॉर आरबीआई वेबसाइट। इसमें हमारे जो आरबीआई सर्कुलर्स, डायरेक्शंस वगैरह होते हैं, उनकी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलती है सिर्फ। तो अगर आपको सिर्फ वो चाहिए तो वो भी यहाँ पे आपको मिल सकता है। कमिंग बैक, अगर आप आरबीआई फाउंडेशन बैच में एनरोल करना चाहते हो, तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581। As soon as you apply the code, the prices are the bare minimum. वैसे मेरा सजेशन रहता है, go with the बैंक महापैक प्लस, वन कोर्स एंड एवरीथिंग इज देयर। एक सिंपल कोर्स के अंदर सारे रेगुलेटरी बैंकिंग एग्जाम्स की कवरेज मिलती है एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। आई चैलेंज कि कोई उस प्राइस पे इतने सारे कोर्सेज की कवरेज नहीं दे सकता, है ना? सो दैट इज द थिंग। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, तो भाई यू कैन रीच आउट टू मी। मोर ओवर देखो, ये जो गोल्डन रूल्स बताए हैं आपके मन में, देखो मैंने एक इंडिकेशन दिया है, एक इंडिकेशन, है ना? बाकी अगर आपको ईच एंड एवरी, मतलब कहते हैं ना कि कंप्लीट डायरेक्शन चाहिए, तो फिर आप इस कोर्स में आ सकते हो, ठीक है? एक एक लाइन, एक एक चीज आपको सिखाई जाती है फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल, ठीक है? तो इसी के साथ सेशन कर रहा हूँ रैप अप। कोई और क्वेरी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज योर प्लेटफॉर्म, आप ही को इसको ड्राइव करना है। तो आप बताओ कि आपकी क्वेरी क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, वी विल कम विद अ सॉल्यूशन। So thank you, thank you so much. Wish you all the very best. See you in the next class.